गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट में चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता व उसका संरक्षण वहां तक का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दों की बात बच्चों अपने को इस चैप्टर में करनी है। अब देखो चैप्टर की थीम क्या है। चैप्टर में बेसिकली अपने को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। अब हुआ क्या है बच्चों, अगर अपन पिछली शताब्दी या जो ये शताब्दी चल रही है इसकी अपन बात करें तो देखो विगत 100 वर्षों में ह्यूमन पॉपुलेशन मानव की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। मानव की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से अनाज, जल, ईंधन, आवास और अन्य वस्तुएं इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है भाई, बढ़ी हुई जनसंख्या है तो उनको इन सब चीजों की आवश्यकता है, तो इन सब चीजों की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बच्चों मांग बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और उस दबाव की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। उस दबाव की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अब इस समस्या का क्या समाधान हो भाई, जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ी हुई जनसंख्या को सुख सुविधाएं भी चाहिए, इन सब चीजों की उनके द्वारा डिमांड भी की जा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है, जैव विविधता में कमी भी आ रही है। अब देखो बच्चों, एक तरफ तो है डेवलपमेंट, विकास। अभी जिस प्रकार से मान लो औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिस प्रक्रिया से शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों रोड वगैरह, रेल लाइन, इन सबको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि डेवलपमेंट ना करें। तो विकास के साथ साथ हमको प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाना है, जैव विविधता को भी बचाना है, और इस तरीके से काम में लेना है कि विकास की प्रक्रिया भी चलती रहे और जैविक संसाधनों, प्राकृतिक संपदा भी बनी रहे और पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो। तो हमें इस प्रकार का तंत्र विकसित करना पड़ेगा कि विकास को बाधित किए बिना जैव विविधता का संरक्षण भी हो सके, प्राकृतिक संसाधन भी बचे रह सके और आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। क्लियर? अब बच्चों अपन परिभाषा देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है तो ध्यान से समझो बच्चों। वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक और जैविक, ध्यान से समझना बच्चों, वायु, जल, मृदा
आदि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, अनडिजायरेबल चेंजेज, ऐसे परिवर्तन जो वांछित नहीं है, जिनको अपन चाहते नहीं थे फिर भी हो गए, तो वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अब देखो बच्चों, एक परिभाषा है किसकी? पर्यावरण प्रदूषक, ठीक है, प्रदूषण, पॉल्यूशन, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स। तो ध्यान दो, वायु, जल, मृदा के गुणों में अवांछित परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी पदार्थ, रसायन, कारक आदि प्रदूषक कहलाते हैं। इन सबको बच्चों क्या कहा जाएगा? प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स। अब देखो, ये जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं जल, वायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में, ये परिवर्तन बच्चों मानव जीवन को बहुत प्रतिकूलता प्रभावित करते हैं। इवन मानव जीवन ही नहीं, समस्त जीवों के जीवन को ये अवांछित पर्यावरणीय परिवर्तन जो होते हैं वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे मनुष्य सहित सभी सजीवों को अनेक कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, ठीक है, उपाय विकसित किए जाएं जिससे कम से कम प्रदूषण हो। इसके लिए ध्यान से समझेंगे, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया है पर्यावरण अधिनियम, एनवायरमेंटल एक्ट 1986 में। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने, इसकी संरक्षा करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1986 में पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया है। तो ये बच्चों कुछ बेसिक सा आइडिया हो गया पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण होने के पीछे मेन चीज कौन सी जिम्मेदार है और पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषकों की परिभाषा अपन ने समझ ली, वायु, जल, मृदा के इन सभी गुणों में जो अवांछित परिवर्तन होते हैं उनके लिए उत्तरदायी कोई पदार्थ है, कोई भी रसायन है, कोई भी कारक है, वो सब बच्चों की श्रेणी में आते हैं, प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। अब प्रदूषकों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनका अध्ययन अपन पहले करते हैं। उसके बाद बच्चों अपन प्रदूषण के प्रकारों की बात करेंगे। पहले अपन अध्ययन करेंगे प्रदूषकों के प्रकार का और उसके बाद बच्चों अपन अध्ययन करेंगे प्रदूषणों के प्रकार का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स।
देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के प्रकार। और बच्चों, प्रकार बताने के लिए कोई ना कोई आधार होना चाहिए, ठीक है। तो प्रदूषक के प्रकार बताने के लिए जैसा पहला आधार माना परिवर्तनशील होने या ना होने की प्रकृति के आधार पर। परिवर्तनशील होने या ना होने की प्रकृति के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं, ये प्रदूषक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक। और नंबर दो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, द्वितीयक प्रदूषक। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब ध्यान से समझें, कौन से प्रदूषकों को हम प्राथमिक कहें, कौन से प्रदूषकों को हम द्वितीयक कहें। तो ध्यान दो बच्चों, वे पर्यावरणीय प्रदूषक जो जिस अवस्था या रूप में मुक्त किए जाते हैं, उसी अवस्था में वातावरण में बने रहते हैं। वे पर्यावरणीय प्रदूषक जो जिस अवस्था में या जिस रूप में रिलीज किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, मुक्त होते हैं, उसी अवस्था में वातावरण में बने रहते हैं, उनको क्या कहा जाएगा बच्चों? प्राथमिक प्रदूषक कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, डीडीटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब बच्चों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स किनको कहेंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स किनको कहेंगे? तो ध्यान दो, वे पर्यावरण प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। वे पर्यावरण प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों से, किससे डेवलप होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें बच्चों, ओजोन तथा PAN, परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ओजोन तथा PAN ये नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन की सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं।
ये बच्चों ओजोन और PaN किसका उदाहरण है? द्वितीयक प्रदूषकों का। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की अपन बात करें, हाइड्रोकार्बन की अपन बात करें, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? प्राथमिक प्रदूषकों के। तो ऐसे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में रासायनिक अभिक्रिया करने से बनते हैं वे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे ओजोन और PaN नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होने से बनते हैं। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक की परिभाषा हो गई, द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हो गए, और वे कौन से प्राथमिक प्रदूषक है जिनकी अभिक्रिया से ये बने हैं वो भी अपन ने देख ली। अब देखो बच्चों, प्राथमिक प्रदूषक जो होते द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं वो प्राथमिक की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं, और इनका जो ये वृद्धिकरण प्रभाव है, भाई प्राथमिक प्रदूषक नुकसानदायक तो वो भी थे, लेकिन प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से द्वितीयक बन गए और अधिक नुकसानदायक बन गए। तो ये नुकसान में जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धिकरण प्रभाव हुआ है, इसको कहा जाता है सिनर्गिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? इसको सिनर्गिज्म। इस टर्म को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। प्राथमिक प्रदूषकों के मिलने से द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं जो ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो हानिकारकता में जो ये वृद्धि प्रभाव हुआ है, इसको कहा जाता है सिनर्गिज्म। तो अपन ने पढ़े प्रदूषकों के प्रकार परिवर्तनशील हैं या नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब उनकी प्रकृति और मात्रा को अगर अपन ध्यान में रखें तो भी बच्चों प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। फिर ध्यान से समझो। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के प्रकार, किस आधार पर? प्रकृति तथा मात्रा के आधार पर। प्रकृति तथा मात्रा के आधार पर जो पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएंगे बच्चों क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स या गुणात्मक प्रदूषक। एक तो बच्चों क्या हो जाएंगे? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स या गुणात्मक प्रदूषक, और दूसरे हो जाएंगे बच्चों क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स या मात्रात्मक प्रदूषक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी और क्वांटिटी। तो जो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं वो बच्चों एज ए पोल्यूटेंट फंक्शन किसकी वजह से करते हैं? अपनी प्रकृति की वजह से। ये प्रदूषक के रूप में कार्य अपनी प्रकृति के कारण करते हैं। ये प्रदूषक के रूप में जो कार्य करेंगे ये अपनी प्रकृति के कारण करेंगे। ये सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते। ये सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण में पहुंचाए जाते हैं। बल्कि मानवीय क्रियाकलापों से
ये पर्यावरण में पहुंचाए जाते हैं, जैसे डीडीटी। इसके अलावा अन्य शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब बच्चों किस कैटेगरी में आएंगे? गुणात्मक प्रदूषक की कैटेगरी में आएंगे। मात्रात्मक प्रदूषक किनको कहेंगे? वे प्रदूषक जो कम मात्रा में प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु एक सांद्रता या मात्रा से अधिक मात्रा में पर्यावरण में उपस्थित होने पर ही प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। भाई थोड़ी बहुत मात्रा में अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये प्रदूषक के रूप में काम नहीं करेंगे। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन, एक क्रांतिक मात्रा या क्रांतिक सांद्रता से जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तब ही बच्चों ये प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, क्लियर। अब ये चीजें तो नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में वैसे भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है एक नियत या निश्चित मात्रा से आगे, तब जाके ये प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो नेचर कैसी है, मात्रा कैसी है, इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो बच्चों प्रदूषक हो जाएंगे दो प्रकार के, एक क्वालिटेटिव और दूसरे हो जाएंगे क्वांटिटेटिव। अब प्रदूषकों का विघटन, डिग्रेडेशन होता है कि नहीं होता है, इस चीज को अगर ध्यान में रखते हैं तो भी बच्चों प्रदूषक दो प्रकार के हो जाएंगे। उस पर अपन और ध्यान देते हैं। देखो, विघटन या डिग्रेडेशन होता है और नहीं होता है। इस आधार पर जो प्रदूषक हैं वो बच्चों दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो है बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स या जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, और दूसरे हो जाएंगे बच्चों नॉन बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अब देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे प्रदूषक जिनका जैविक रूप से या अपने आप विघटन या निम्नीकरण हो जाता है, विघटन या
निम्नीकरण हो जाता है। माइक्रोब्स, ऐसे मान लो सूक्ष्म जीव उनका अपघटन कर देते हैं या समय के साथ साथ उनका अपने आप अपघटन हो जाता है, उनको अपन कहेंगे बच्चों बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें, वाहित मलजल है, मवेशियों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, वाहित मलजल मवेशियों के उत्सर्जी पदार्थ, बाजार का कचरा, ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है और पर्यावरण में इनकी मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है और पर्यावरण में इनकी मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है, ये बच्चों क्या कहलाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, डीडीटी है, बीएचसी है, कांच है, खाली केन है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब इनकी मात्रा लगातार इकट्ठी होती जाती है तो ये फिर नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या समाधान, अब ज्यादा प्रॉब्लम किन की है भाई, जो जैविक रूप से विघटनीय हैं वो तो मृदा में पहुंचकर या एनवायरनमेंट में समय के साथ साथ विघटित हो जाएंगे, तो वो तो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। ये जो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है ये ज्यादा नुकसानदायक है। तो होना क्या चाहिए बच्चों, जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसकी छटनी होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पहले उनको अलग अलग किया जाना चाहिए। फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें से भी चयन होना चाहिए कि कौन सा तो रिसाइक्लेबल है और कौन सा रिसाइक्लेबल नहीं है। आगे बात समझ में, तो जो रिसाइक्लेबल है उसको अलग करके उसको पुनर्चक्रित करके काम में लेना चाहिए और जो नॉन रिसाइक्लेबल है उसका उचित निस्तारण करना चाहिए। और हमारी तरफ से प्रयास भी यही होना चाहिए कि हम रिसाइक्लेबल चीजें यूज में लें जो काम में आने के बाद पुनर्चक्रित हो सके और बार बार काम में आती रहे और हमारे पर्यावरण के अंदर ज्यादा मात्रा में इकट्ठी ना हो पाए। तो ये तो बच्चों कहानी कंप्लीट होती है प्रदूषक के प्रकारों की। अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण या टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। देखो बच्चों, प्रदूषण के प्रकार, और इसमें सबसे पहले जो चीज अपने को पढ़नी है वो है बच्चों वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन। अपन जानते हैं बच्चों सजीवों को श्वसन संबंधी आवश्यकता के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दो, सजीवों को श्वसन हेतु वायु की आवश्यकता होती है। कोई सा भी सजीव हो, सभी सजीवों को श्वसन हेतु वायु की आवश्यकता होती है। और अगर
वायु प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है तो ये मनुष्य और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। अगर वायु प्रदूषित है तो ये मनुष्य व अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। प्रदूषित वायु की वजह से पादपों की वृद्धि प्रभावित होती है, पादपों की वृद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है। उत्पादन कम हो जाता है, पादपों का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है और अपरिपक्व अवस्था में ही पादपों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों ये जो वायु प्रदूषण है, ये वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? पादप हो, जंतु हो, किसी भी प्रकार का हो, सूक्ष्म जीव हो, सबको अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के लिए, श्वसनीय क्रियाकलापों के लिए वायु रिक्वायर्ड है। अब मान लो वो वायु ही प्रदूषित है तो सभी श्वसन करने वाले जीवों को बहुत प्रतिकूलतः वो प्रदूषित वायु प्रभावित करती है। यहां तक कि पादपों की वृद्धि कम हो जाती है, उनकी उत्पादकता घट जाती है और अपरिपक्व अवस्था में भी पादपों की मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों वायु प्रदूषण की, अब देखो वायु प्रदूषण जो करेंगे वो कौन होंगे बच्चों? वायु प्रदूषक, एयर पोल्यूटेंट्स, वायु प्रदूषक। अब वायु प्रदूषकों का हानिकारक प्रभाव, भाई ये तो अपने बात समझ में आ गई कि वायु प्रदूषक जो होते हैं वो मनुष्य, पेड़ पौधे, सभी जीवों पर क्या डालते हैं? हानिकारक प्रभाव डालते हैं। लेकिन वायु प्रदूषकों का हानिकारक प्रभाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषकों का हानिकारक प्रभाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे नंबर 1, प्रदूषक की सांद्रता। प्रदूषक की सांद्रता, जो एयर पोल्यूटेंट है वो एयर पोल्यूटेंट कितनी मात्रा में या कितनी सांद्रता में प्रेजेंट है, प्रदूषक की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्यों भाई? बहुत सारी ऐसी गैस है, अभी जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में हानिकारक नहीं है, प्रदूषक नहीं है, लेकिन मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, प्रदूषक की सांद्रता। नंबर 2, उद्भासन काल, एक्सपोजर टाइम। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होता है, कई वायु प्रदूषक ऐसे होते हैं वो अपना प्रभाव जल्दी छोड़ते हैं, जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो देरी से नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका वो एक्सपोजर टाइम कितना है, कितने समय में वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे, उस टाइम की वजह से भी बच्चों हानिकारक प्रभाव निर्भर करता है। और नंबर 3, जीव का प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसा है? हो सकता है कई प्रदूषक ऐसे हैं, वायु प्रदूषक, जो कुछ जीवों को नुकसान ना पहुंचाते हों और कुछ को नुकसान पहुंचाते हों। तो ध्यान देंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। वायु प्रदूषक मनुष्य, पादप, अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं और वायु प्रदूषकों का जो हानिकारक प्रभाव होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर 1, प्रदूषक की सांद्रता कितनी है, नंबर 2, उद्भासन काल कितना है, और नंबर 3, जीव का प्रकार कैसा है। क्लियर? अब वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारण क्या क्या हो सकते हैं, उन कारणों की बच्चों अपन बात करते हैं। देखो, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, नंबर 1,
ताप विद्युत संयंत्रों के धूम्र स्तंभ, ताप विद्युत संयंत्रों के धूम्र स्तंभ, है ना। इनसे बच्चों कणिकीय पदार्थ निकलते हैं और उद्योगों में इनसे हानिकारक गैसें भी निकलती। भाई नॉर्मल जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनके साथ साथ बहुत सारी हानिकारक गैसें भी निकलती है। तो ये ताप विद्युत संयंत्रों के जो स्मोक स्टॉक होते हैं, धूम्र स्तंभ होते हैं, ये एक मेन कारण है किसका? वायु प्रदूषण का। नंबर 2, ऑटोमोबाइल, ठीक है, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल है, स्वचालित वाहन है, ठीक है, वायुयान और शहरों से निकले प्रदूषक, ये भी बच्चों वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। नंबर 3, जीवाश्मीय ईंधन। अब इसमें सब चीज आ जाएगी, पेट्रोल, कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो जो जीवाश्मीय ईंधन होते हैं, इन जीवाश्मीय ईंधनों के पूर्ण दहन या इन जीवाश्मीय ईंधनों के अपूर्ण दहन, पूर्ण दहन या अपूर्ण दहन, इन सब से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कणिकीय पदार्थ, ये सब चीजें बाहर निकलकर और एनवायरनमेंट की वायु को बच्चों क्या करती है? प्रदूषित करती है। और लास्ट कुछ प्राकृतिक स्रोत भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कि परागकण है, धूल तथा धुआं, जंगल की आग, जंगल की आग, ये सब चीजें भी बच्चों वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया वायु प्रदूषण के कारण। अब बच्चों वायु प्रदूषण का हम नियंत्रण किस प्रकार से करें, वायु प्रदूषण का निवारण कैसे करें, ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। कुछ तरीके अपनी बुक में बताए हुए हैं वायु प्रदूषण को कम करने के। एक बार अपन उनके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, वायु प्रदूषण का निवारण, सबसे पहला बिंदु जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो है बच्चों स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। दूसरी जो चीज दी हुई है वो है बच्चों स्क्रबर या मार्जक, और तीसरा दिया है कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है ये बच्चों अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है उत्प्रेरक परिवर्तक। इन तीनों को अपने को डिटेल से पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है ये बच्चों कणिकीय पदार्थों को अलग करने में कैसा होता है, कैसे अलग करता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। जो कणिकीय पदार्थ होते हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं, उनको अलग करने में काम आता है। मार्जक जो है ये मार्जक बच्चों
हानिकारक गैसों को हटाने में काम आता है। और उत्प्रेरक परिवर्तक जो होता है, ये बच्चों जो स्वचालित वाहन होते हैं, स्वचालित वाहनों में से जो बिना बर्न हुआ, बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन है उसको जैसे हटाने में, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे, नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल दे, तो ये जो उत्प्रेरक परिवर्तक होता है ये बच्चों स्वचालित वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करता है। स्वचालित वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करता है। अब बच्चों ये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, निवारण के लिए जो ये तीनों बिंदु दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या स्थिरवैद्युत अवक्षेपित्र, स्क्रबर या मार्जक, और थर्ड कैटालाइटिक कन्वर्टर, इन सब के बारे में बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।